नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही थी कि फर्स्ट ग्रेड में पहले हम इतिहास का अध्ययन करेंगे, तो उसके बारे में ये हमारा दूसरा वीडियो है। बहुत ध्यान से देखें और नोट्स के बेस पे है, आप इसको बहुत अच्छे से याद करें। जो भी वीडियो है उनको आप नोट्स में याद कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसको अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप इनको भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो यकीन मानिए औरों से आप पीछे कभी नहीं रहेंगे। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। हरिशैन शैली की जानकारी। कि भाई हरिशैन शैली की जो जानकारी है, आपसे पूछा जा सकता है कि प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख में या हरिशैन जो शैली है उसकी जानकारी किस अभिलेख से मिलती है, तो वो है प्रयाग स्तंभ लेख से। या ये पूछा जा सकता है कि प्रयाग स्तंभ लेख से किस शैली की जानकारी मिलती है, तो आपको ध्यान में रखना है कि हरिशैन शैली। एक ही है कि पढ़ाई सब करते हैं, पर आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है कि किस हिसाब से प्रश्न पूछा जाता है, उसकी लैंग्वेज क्या है। और आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रश्न किस प्रकार से, कितने प्रकार से बनेंगे, और वो आपको ध्यान में रखना है। दूसरा है कि प्रयाग स्तंभ से लेख से और क्या मिला है, तो एक तो अशोक मौर्य, समुद्रगुप्त, जहांगीर, इनके लेख। ये भी पूछा जा सकता है कि प्रयाग स्तंभ लेख पर किन किन के लेख मिले हैं, या किस मुगल शासक के लेख मिले हैं, तो जहांगीर के। या जहांगीर के लेख कहाँ मिले हैं, तो प्रयाग स्तंभ लेख से। आगे बात करते हैं वत्स भट्टी की। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि लेखक कौन कौन से हैं, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें कौन सी है। ये एक प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, लेखक और उनकी पुस्तकें। वत्स भट्टी जो इसकी जो काव्य शैली की जो जानकारी मिलती है वो मंदसौर स्तंभ लेख से मिलती है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ दंडिन, ये लेखक है दंडिन। इसने क्या क्या लिखा है, इसकी पुस्तकें हैं, तो वह है काव्यादर्श और दश कुमार चरितम, दो पुस्तकें हैं। वात्स्यायन ने क्या लिखा है, कामसूत्र। एक चीज़ और है कि कुछ पुस्तकें हैं जो मैंने इसमें शो नहीं किए हैं, क्योंकि वो आप सबको बहुत अच्छे से याद है। तो नोट्स उसी के बनाए जाते हैं जो हमें याद नहीं हो और नई चीज़ है। अगर आप नोट्स में भी वही बना के लिखेंगे जो आपको आता है, तो फिर नोट्स का कोई मतलब नहीं रह जाता। वो समय को बर्बाद करना है। क्योंकि अब आपको अगर पूछे कि विशाल दत्त की पुस्तकें कौन कौन सी है, तो आप सबको पता है कि एक देवी चंद्रगुप्तम है और एक मुद्रा राक्षस है। यह पूछा जाए कि पंचतंत्र किसने लिखा है, तो हम सबको पता है कि विष्णु शर्मा की पंचतंत्र है। तो इसलिए हम वही लिखेंगे, वही नोट्स पैटर्न पर पढ़ेंगे, जो कि थोड़ा हार्ड है और आने का बहुत बहुत महत्वपूर्ण चांसेस है। फिर है बुद्धघोष ने क्या लिखा, विशुद्धि मग बुद्धघोष की है। कामंतक की रचना कौन सी है, तो नीतिसार, ये कामंतक की रचना है। और नारायण पंडित की रचना कौन सी है, तो हितोपदेश जो है वो नारायण पंडित की रचना है। विष्णु शर्मा की बात करते हैं कि विष्णु शर्मा ने क्या लिखा, पंचतंत्र। ये तो आप सबको पता है, पर इसके कितने भाग हैं ये भी पूछा सकता है। और अगर डीपली प्रश्न आया तो इनमें से पंचतंत्र का भाग नहीं है, आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पर इसको शो किया है। आप यहाँ देखिए कि पंचतंत्र के 5 भाग हैं। 5 भाग कौन कौन से हैं, मित्र लाभ, मित्र भेद, संधि विग्रह, लब्ध प्रमाण और अपरीक्षाकारित्व। ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए कालिदास। तो सबसे पहले कि कालिदास को और क्या कहा जाता है, तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। या आपसे ये पूछा जाए, प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा कि भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं, तो वह कहते हैं कालिदास को। अगर डीपली पूछेगा तो ये पूछेगा कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर किसने कहा, तो वह है वी.ए. स्मिथ। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आप इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप नहीं करें, और जिस प्रकार से प्रश्न बनते हैं उस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जैसे ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम सिर्फ प्रश्न लाएंगे और उसके उत्तर आपको हाथों हाथ आपको साथ के साथ करते चलना है। अब यहाँ देखिए कालिदास की कुछ रचनाएं जो अधिकतर पूछी जाती है, सीधी सीधी पूछेगा तब तो हमें पता है कि कालिदास की रचनाएं कौन कौन सी है। जैसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कालिदास का खंड काव्य, कालिदास द्वारा रचित खंड काव्य नहीं है। निम्न में से कालिदास का महाकाव्य कौन सा है ना। निम्न में से नाटक कौन सा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी, इसलिए अलग अलग
आपको ध्यान में रखना है कि खंड काव्य कितने हैं। कालिदास ने 2 खंड काव्य की रचना की है, एक ऋतु संहार और एक मेघदूत। महाकाव्य कुमार संभव और रघुवंश, ये 2 महाकाव्य भी लिखे हैं, और 3 नाटक लिखे हैं, इसमें विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत ही सर्वश्रेष्ठ रचना है कालिदास की, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। एक चीज़ और थोड़ी सी ध्यान में रखने वाली बात है कि गुप्त काल के जो नाटक होते थे वो प्रेम प्रधान होते थे और सुखांत यानी सुख का अनुभव करवाने वाले होते थे। इस चीज़ को आपको ध्यान में, और इनकी एक विशेषता, जो महत्वपूर्ण विशेषता है वह जो है कि उच्च स्तर के, जो सामाजिक स्तर के जो व्यक्ति थे, वो यानी उच्च स्तर के व्यक्ति या पात्र जो थे इन नाटकों में, है ना, वो संस्कृत बोलते थे। ये डीपली प्रश्न पूछा जा सकता है कि गुप्तकालीन के नाटकों में सामाजिक स्तर के उच्च पात्र के जो व्यक्ति हैं या उच्च पात्र है वो कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे, तो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं आर्यभट्ट की। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत दिया, पूछा जा सकता है सूर्य सिद्धांत किसने दिया, आर्यभट्ट ने। पाई का मान किसने दिया, तो वह भी आर्यभट्ट ने। और आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम है आर्यभट्टियम। इसके 4 खंड है, जैसे उसके 5 खंड थे, अब इसके 4 खंड हैं। गीतिकापाद, गणितपाद, काल क्रियापाद और गोलपाद। आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से आर्यभट्ट की पुस्तक का खंड नहीं है या आर्यभट्ट की पुस्तक का भाग नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना कौन कौन से हैं, गीतिकापाद, गणितपाद, काल क्रियापाद और गोलपाद। आगे बात करते हैं वराहमिहिर की। एक खगोल शास्त्री और ज्योतिष था, ये भी पूछा जा सकता है गुप्त काल का खगोल शास्त्री या ज्योतिष कौन था, वो था वराहमिहिर। इसने क्या क्या लिखा, पंच सिद्धांतिका, लघु जातक, बृहद जातक और बृहद संहिता। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं ब्रह्मगुप्त के बारे में। एक गणितज्ञ था। आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि गुप्त काल में राजस्थान का महान गणितज्ञ कौन सा था, तो वह है ब्रह्मगुप्त। कहाँ से था, तो भीनमाल जालोर, जो राजस्थान में है, जालोर डिस्ट्रिक्ट में भीनमाल है, वहाँ का था ब्रह्मगुप्त। इसने इसकी रचनाएं देखी, खंड खाद्यक, ब्रह्म सिद्धांत और एक वेदांग भी लिखा था। और गुरुत्वाकर्षण का प्रतिपादन किसने किया था, वो ब्रह्मगुप्त ने किया था। आगे बात करते हैं वाघभट्ट की रचना अष्टांग हृदय। वाघभट्ट की रचना क्या है, अष्टांग हृदय। और सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है कि पारे की खोज किसने की, गुप्त काल में पारे की खोज किसने की, तो नागार्जुन ने। या नागार्जुन ने किसकी खोज की, तो पारे की खोज की। एक प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है जो सिंपल प्रश्न होता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न कौन कौन से हैं, तो इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कौन कौन से हैं, कालिदास, वेताल भट्ट, खटकर पर, शंकु, क्षपणक, वररुचि, अमर सिंह, धनवंतरी और वराहमिहिर, ये इसके नवरत्न है, इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि समुद्रगुप्त के बारे में, कि भाई समुद्रगुप्त के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। समुद्रगुप्त जो कि एक ऐसा राजा था गुप्त काल का जो गायक और कवि दोनों था। प्रश्न पूछा जा सकता है गुप्त काल के गायक और कवि का नाम बताइए, तो समुद्रगुप्त। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, ये प्रश्न आया हुआ है कि गुप्त काल में सिक्कों पर वीणा बजाते हुए किसे दिखाया गया है, तो समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। और सर्वाधिक अभिलेख किसके प्राप्त हुए हैं, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख मिले हैं, तो वो हैं समुद्रगुप्त के। आगे बात करते हैं कि दिनार क्या है। गुप्त काल में दिनार क्या है, तो गुप्त वंश की स्वर्ण मुद्रा जो दिनार है, तो प्रश्न यहाँ से फुटा हो सकता है कि गुप्त वंश की स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते हैं, तो दिनार कहते हैं। सती प्रथा का प्राचीनतम अभिलेख, प्रश्न कई बार ये पूछा गया है कि सती प्रथा का प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है, या किस अभिलेख पर सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख पाया जाता है, तो भानुगुप्त का ऐरण अभिलेख। नाम है ऐरण अभिलेख, किसका है, तो भानुगुप्त का है। फिर आता है भीतरी अभिलेख के बारे में, तो स्कंदगुप्त के राज्यकाल में हूणों के आक्रमण का जो उल्लेख मिला है वो भीतरी अभिलेख में मिला है। तो कई बार प्रश्न ये भी पूछा गया है कि गुप्त काल में हूणों का आक्रमण किस अभिलेख से प्राप्त हुआ, तो भीतरी अभिलेख से ज्ञात हुआ कि हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के राज्यकाल में था। फिर ऐरण अभिलेख की बात करें थोड़ी सी, तो उस पर एक पंक्ति लिखी हुई है और बहुत ही अच्छी लिखी हुई है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और कई बार पूछा गया है, इसको इस प्रकार से पूछा गया है
कि प्रसन्न होने पर कुबेर एवं रुष्ट होने पर यमराज के समान किस गुप्त काल के राजा के बारे में कहा गया है, तो वो ध्यान में रखना है समुद्रगुप्त के बारे में। और अब प्रश्न अगर ज़्यादा डीपली आएगा तो ये किस अभिलेख पर उल्लेखित है, तो एरण अभिलेख पर। उसके बाद करते हैं जीमूत वाहन, जो दाई भाग का एक लेखक है उसका नाम है जीमूत वाहन। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। हमने इस वीडियो में चर्चा की है कि गुप्त काल का जितने भी लेखक हैं और इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं, उनके लेखक हैं या उनका साहित्य के बारे में हमने चर्चा की। इसको आप नोट्स पैटर्न पर याद कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप लगातार हमसे जुड़े रहें और इस सीरीज़ को हम लगातार जारी रखेंगे, और जैसे ही एक टॉपिक पूरा हो जाएगा उससे बनने वाले कुछ प्रश्नों की भी हम चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो आएगा आगामी वीडियो वो आपको इस पर सर्वप्रथम मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।